हेलो एवरीवन, एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। पॉडकास्ट में आज मेरे साथ हैं अमित कुकरेजा सर, जो कि सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, फैमिली वेल्थ एडवाइजर हैं। और आज के पॉडकास्ट में उन्होंने बताया है कि डूबते हुए मार्केट में पैसा भी अगर आपका डूब रहा है तो वो कब उबरने वाला है या आगे की स्ट्रैटेजी आपकी कैसी हो। चैनल आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे बड़े पॉडकास्ट को कुछ छोटे पार्ट्स में आप लोगों के सामने यहाँ हम लेकर के आते हैं। आज आपको हम दिखा रहे हैं अमित कुकरेजा सर के साथ पार्ट 1। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। बहुत मुझे लगता है मुश्किल वक्त में हमने आपको इनवाइट किया है, क्योंकि 2025 में हम सबको ऐसा लग रहा था कि अब जब 26 में हम घुस रहे हैं तो हम पैसा बनाएंगे जी। और कहीं नहीं तो सोना चांदी में तो पैसा हम बनाएंगे जी। लेकिन ये लगातार 4 महीने से मार्केट का टूटता चला जाना और अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। तो मुझे लगता है ये बेस्ट टाइम है आपसे बात करने का कि जितना डर हमारे अंदर है वो भी निकले और आगे की स्ट्रैटेजी हम बना भी पाएं। तो आज आप पूरी हेल्प करने वाले हैं हमारी। पूरा प्रयास रहेगा शालिनी मेरा कि जो भी बेस्ट कर सकते हैं वी विल शेयर। हाँ, अब पहला सवाल तो मुझे आप यही बताएं कि लगातार 4 महीने से मार्केट गिरता चला जा रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आई गेस टोटल सर ये 6% के आसपास टूट चुका है निफ्टी। देखिए, इस साल में निफ्टी 15% डाउन जा चुका था और कल और परसों की रैली से अब वो मेरे ख्याल से 12% का डाउनफॉल है सिंस जनवरी 1। हम कल परसों की जगह सर अभी डेट भी बता दें व्यूअर्स को, क्योंकि हम 2-3 दिन बाद इसको रिले करने वाले हैं। तो मतलब हम वेंसडे और थर्सडे की बात कर रहे हैं, 8 और 9 अप्रैल 2026। जी सर। जी। और जो हम ऑब्जर्व किया है ना हमने मार्केट में, इसको बेयर मार्केट की टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिबाउंड। यानी कि ये रिबाउंड लॉन्ग टर्म रिबाउंड नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव है। ये एक छोटा सा वॉर में एक सीज फायर आया है जिसकी वजह से एकदम से मार्केट में उछाल आया है। ये सस्टेनेबल है कि नहीं ये खाली वक्त बताएगा। और मैं बहुत अच्छे से याद कर रहा हूँ कि दिसंबर में जब मैंने आपके साथ पहला पॉडकास्ट किया था तब हमारा डिस्कशन था गोल्ड एट इट्स पीक, सिल्वर एट इट्स पीक, कैपिटल मार्केट्स भी अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ टॉप पे है, तो फिर अंडर वैल्यूड क्या है जो हमें भी बाय करना चाहिए। और आज सब हमें अंडर वैल्यूड दिख रहा है। हाँ। तो ऑडियंस को और व्यूअर्स को हमें यही मैसेज कम्युनिकेट करना है। और हम लोग बहुत लकी हैं शालिनी कि आपके पॉडकास्ट में 4 महीने के दौरान ही हमने पीक भी देखा और बॉटम भी देखा, और हम वापस मार्केट को उछलता हुआ भी देख रहे हैं, जो कि मैं बोल रहा हूँ एक रिफ्लेक्सिव रिबाउंड है, एक लॉन्ग टर्म रिबाउंड नहीं है। तो काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है। हमको ये समझना है कि इस चेंजिंग मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन में, जो कि ग्लोबल है और नेशनल भी है, इन्वेस्टर का माइंडसेट और इन्वेस्टर का फोकस कहाँ रहना चाहिए। लेकिन आपकी बात से फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये सिर्फ सीज फायर के बाद की आई हुई तेजी है तो क्या आगे मार्केट अभी और गिरने वाला है? कुछ भी हो सकता है शालिनी। 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं और वो पॉसिबिलिटी की प्रोबेबिलिटी मुझे नहीं पता, लेकिन पहली पॉसिबिलिटी सीज फायर चलता रहेगा, दूसरी पॉसिबिलिटी सीज फायर टूट जाएगा और वापस युद्ध चालू हो जाएगा, तीसरी पॉसिबिलिटी कि बिल्कुल युद्ध बंद हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है युद्ध का वापस चलना बहुत कम प्रोबेबल है और युद्ध का ख़त्म हो जाना वो भी बहुत कम प्रोबेबल है। जो बीच की सिचुएशन है कि सीज फायर चलता रहेगा, कभी रुक जाएगा, कभी कंडीशंस ऑल्टर हो जाएंगी, कभी रीनेगोशिएशन होगा, उस फेज़ में आगे पीछे होता रहेगा। तो मार्केट आपको वापस नॉर्मलाइज होता हुआ मुझे तो नहीं दिख रहा, पर ये मेरा अपना ओपिनियन है, अगले कम से कम 3-4-5 महीने में। लेकिन रेंज बाउंड रहेगा और इसका एग्जैक्ट आंसर हमें तभी मिलेगा जब हमें वॉर सिचुएशन का एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। उस सिचुएशन में पेट्रोल का प्राइस क्या है उसका एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, क्योंकि 60% ऑफ द एनर्जी इन द वर्ल्ड इज स्टिल ऑयल एंड गैस। राइट। अगर 60% आपकी एनर्जी ऑयल एंड गैस से आ रही है और वही एक डिफिकल्ट सिचुएशन में है, तो मार्केट नॉर्मलाइज होने में टाइम लेगा। तो मैं पहले तो मुझे आप ये बता दें कि इसको मानूं क्या, ये क्या क्रैश हुआ है मार्केट या करेक्शन आया था? देखिए, ये क्रैश नहीं है लेकिन एक स्टीप करेक्शन है और एक ये बहुत हेल्दी करेक्शन है। इसकी एनालॉजी में तुलना जो है सिंपल हेल्थ कंडीशन से करना चाहता हूँ। जब आपको वायरल फीवर होता है या कोई भी इन्फेक्शन होता है, आपकी इम्यूनिटी कम होती है तभी वो इन्फेक्शन बढ़ता है। लेकिन आप मेडिसिन लेते हैं और वापस अपनी इम्यूनिटी को इन्हांस करते हैं और वो इन्फेक्शन चला जाता है, राइट? ठीक उसी तरह ये
जो है ये सिचुएशन एक इम्यूनिटी एनहांसर सिचुएशन है हमारे कंट्री के लिए। और आपको मैं ये बहुत पॉजिटिवली बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने, हमारी कंट्री की लीडरशिप ने इस क्राइसिस को जैसे टैकल किया है वो काबिल तारीफ़ है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने और आरबीआई ने जिस तरह से इंटरवेंशन की है और अपने नॉर्मल कॉमन लोगों को जो बचा के रखा है वो काबिल तारीफ़ है। इट्स अमेजिंग, इट्स हैट्स ऑफ टू दिस लीडरशिप। तो ये चलेगा, वॉलेटिलिटी रहेगी, बट द गुड न्यूज़ इज़ हम एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पे पहुंच गए हैं इंडेक्स में। और इस वक्त जो टिका रहेगा, जमा रहेगा और ख़रीदेगा, वो एक नया पौधा लगाएगा जो उसको बहुत अच्छा पावर ऑफ कंपाउंडिंग और बहुत अच्छा रिटर्न देगा लॉन्ग टर्म। मैं बहुत आम भाषा में अगर सर बोलूं तो क्या होता है, मार्केट में जब कोई चीज़ बहुत सस्ती आ जाती है तो जी। उसकी बिक्री बढ़ जाती है। जी। अब क्योंकि गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है, अप्रैल है, मार्केट में आम आने शुरू हो चुके हैं, जी। पर क्योंकि हर किस्म का नहीं आया है और जो जी। मिल रहा है वो बहुत महंगा है, तो जी। अभी तो सब नहीं खरीद रहे होंगे। जी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मुझे लगता है जब बिल्कुल पीक टाइम आएगा और जी। बहुत सस्ते में जी। आपको मैंगो मिलने शुरू हो जाएंगे, जी। तो शायद उसकी खपत बढ़ जाएगी, लोग खरीदना ज्यादा शुरू कर देंगे। जी। अब आपने कहा कि बहुत अट्रैक्टिव प्राइस में इस समय हमें स्टॉक दिखाई दे रहे हैं, जी। तो क्या ये घबराने का समय है या पैसा बनाने का समय है? ये घबराने का समय नहीं है और ये पैसा बनाने का भी समय नहीं है, ये पैसा लगाने का समय है। दिस इज़ लाइक प्लांटिंग अ ट्री, राइट? अगर मैं एक सिंपल सा ग्राफ मेरे सामने ओपन है, अगर स्क्रीन शेयरिंग होगी तो मैं दिखाना चाहता हूँ। तो शालिनी, अगर इस ग्राफ को अगर हम देखें तो जो एवरेज निफ्टी की वैल्यू है पिछले 20 साल से, वो एवरेज वैल्यू 19 के आसपास है। और ये पहली बार हुआ है इन लास्ट 6 ईयर्स कोविड के बाद कि हम उस एवरेज वैल्यू को, निफ्टी की एवरेज वैल्यूएशन 20 के नीचे गई है। और ये मैं आपको डेटा दे रहा हूँ पिछले हफ्ते का, जब हमारा निफ्टी इंडेक्स 22,500 के आसपास चला गया था। अब तो वो रिफ्लेक्सिव रिबाउंड फेज में आ गया है, तो वो वापस 24,000 पे चला गया है। तो ये जो समय है ये बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, ये डेटा बोल रहा है। हम इस चीज़ को भी बहुत क्लियरली रखेंगे कि ये कोई नैरेटिव नहीं है, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये एक पर्सपेक्टिव नहीं है, ये एक डेटा बेस्ड सजेशन है और डेटा बैक्ड इंफॉर्मेशन है जो हम शेयर कर रहे हैं। दूसरा ग्राफ मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारा स्टॉक मार्केट का ग्राफ है। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो जो ग्रोथ इंडिया ने दी है वो वर्ल्ड में किसी और कंट्री ने नहीं दी है। डिस्पाइट वॉलेटिलिटी, आप देखिए किस तरह 2014 से लेके 2026 तक हमारा जो मार्केट है वो एक रॉकेट की तरह भागा है। ये एक मैच्योर इकोनॉमी का इंडिकेशन है, ये एक सिक्योर सुपीरियर इमर्जिंग इकोनॉमी का इंडिकेशन है, ये एक ऐसे कंट्री का इंडिकेशन है जिन्होंने फाइनेंशियली एंड इकोनॉमिकली अपने आप को स्टैब्लिश कर दिया है जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में। ये सारे जो डेटा पॉइंट्स हैं ये हमें ये बता रहे हैं कि घबराने का समय नहीं है, ये पैनिक करके एग्जिट करने का समय नहीं है। और एक और ग्राफ में जो ऑडियंस से शेयर करना चाहता हूँ, ये वाला ग्राफ देखिए। ऑफ कोर्स क्रेडिट टू वाइट ओक एंड डीएसपी नेत्रा जिनकी रिसर्च रिपोर्ट मुझे आती है। इसमें आप देखिए सिंस 2000 टिल 2026 ऐसे कितने साल हैं जिस साल मार्केट नीचे गिरा और साल में भी आपने पैसा नहीं बनाया, मतलब आपका पूरे साल का रिटर्न नेगेटिव था और उस साल मार्केट भी गिरा। तो 1 2 3 4 और ये 5, सिर्फ 26 साल में ऐसा 5 बार हुआ है कि जिस साल मार्केट गिरा है और आपने साल में पैसा नहीं बनाया। लेकिन ये साल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इस साल के तो सिर्फ 3 ही महीने हुए हैं, जनवरी फरवरी मार्च, अभी 9 महीने बाकी हैं। हो सकता है ये साल भी वापस उन सालों की तरह हो जो 20 बार से ज़्यादा हुआ है, जब मार्केट तो गिरा लेकिन साल में आपने पैसा बनाया। तो यहाँ पे जो ग्रीन बार है वो ये बताता है कि उस साल आपने कितना पैसा बनाया, और जो ब्लू बार है वो ये बताता है कि उस साल कितना मार्केट गिरा। तो मैं तो एक ऑप्टिमिस्ट हूँ और मैं एक कॉशियस ऑप्टिमिस्ट हूँ, और मैं जिस कंट्री में बैठा हूँ, आप और मैं जिसमें बैठे हैं, हमारी इकोनॉमी बहुत स्टेबल है। जिस तरीके से हमने ये क्राइसिस हैंडल किया है, हमें लगता है हम एक सेफ हैंड्स में हैं और हमें ये
पैसा लगाने की अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए, प्रोवाइडेड हमारे पास कम से कम 5 साल का होराइजन है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो 5 साल तक मार्केट में रहेगी एटलीस्ट। अगर उसके ज़्यादा रहेगी तो ऑफ कोर्स पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और फिर वो जो आम खाने का समय आएगा वो 5 साल के बाद आएगा। फिर आपके Right. पास वैरायटी भी होगी, क्वांटिटी भी होगी, और थैंकफुली आपके पास वो बहुत सारे लक्ष्य होंगे जिनको आप फुलफिल करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट्स आज कर रहे हैं। शुरू में आपने कहा था सर कि 3 प्रोबेबिलिटी हो सकती है और उसके होने की संभावना कितनी है वो आप नहीं बता सकते, बट ये जो 26 ईयर का मैं डेटा देख रही हूँ और आपने बताया कि इसमें सिर्फ हमारे पास 5 साल ऐसे रहे जब मार्केट से हम नहीं कमा पाए, तो वो प्रोबेबिलिटी अगर मैं चेक करूं तो मतलब 21 टाइम्स तो हमने कमाया। बिल्कुल। और कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो इसकी संभावना फिर ज्यादा बन रही है कि इन फ्यूचर भी जो हमारा ग्राफ रहेगा वो शायद कुछ इसी तरह का होगा। बिल्कुल बिल्कुल। 2-3 चीजें और मैं शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपना लैपटॉप खोला है और रिसर्च रिपोर्ट्स खुली हुई हैं। आप ये वाला डेटा देखिए, हमारे पास मार्च जो था चौथा कंसेक्यूटिव महीना था जब मार्केट फॉल हुआ इंडेक्स। तो स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग अगर आप ये इंडेक्स देखें तो पिछले 25 से 30 सालों में सिर्फ 7 बार ऐसा हुआ है कि मार्केट कंटिन्यूअसली 4 महीने तक डिक्लाइन हुआ है। ओके, ठीक है। इसकी पॉजिटिव न्यूज़ क्या है, जब मार्केट 4 महीने या उससे ज़्यादा कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हुआ है, उसके बाद जब मार्केट ने रीबाउंड मारा है तो उसने करीब 3 महीने में 12% का भी रिटर्न दिया है, 6 महीने में 22% का भी रिटर्न दिया है, और 1 साल में 40% तक रिटर्न दिया है। ये मार्केट ऊपर जाएगा तो अभी बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट में है। जो हम डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं वो स्टैटिस्टिकल डेटा है, जैसे आप बोल रहे थे कि हिस्ट्री कैन रिपीट इटसेल्फ, बट हम इन्वेस्टमेंट्स एडवाइजर्स हैं तो हम ये भी बोलते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट नेसेसरली गेट रिपीटेड इन द फ्यूचर, बट देयर इज इनफ डेटा कि हम एक बहुत ही रेयर सिचुएशन में हैं जहाँ पे परचेजिंग बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पे हो सकती है और रिटर्न्स आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन वॉर सिचुएशन को अगर लिंक करेंगे तो शायद हमारे आंसर्स में कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस कम रहेगा, बट वी आर इन अ वेरी पॉजिटिव सिचुएशन। अभी मार्केट अगर मैं आपसे समझना चाहूँ तो क्या ये कंप्लीटली न्यूज़ ड्रिवन हो गया है, अचानक से कोई खबर आती है और मार्केट रिएक्ट कर देता है, या अभी भी आपको लग रहा है कि मार्केट पहले जैसे ही चल रहा है? देखिए, मार्केट बहुत ही नैरेटिव ड्रिवन हो गया। न्यूज़ से नैरेटिव बनते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे फिनेंस के बारे में बात करना चाहते हैं। क्या वो काबिल हैं हमें नहीं पता, लेकिन लोग उन लोगों को सुन के अपने निर्णय लेते हैं। तो नैरेटिव ड्रिवन मार्केट में आपको ये देखना है कि आपकी इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है वो कितना क्रेडिबल है, कितना रिसर्च बेस्ड है, और वो उसमें कितना कन्विंसिंग डेटा है कि आप उसके बेसिस पे अपने डिसीजन ले सकें। एक ग्राफ मेरे सामने खुला हुआ है, ये है विक्स, इसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी इंडेक्स। वॉलेटिलिटी इंडेक्स 25 क्रॉस कर चुका है, मार्च में तो वो 28 भी क्रॉस कर चुका ये था। क्या होता है इंडेक्स? वॉलेटिलिटी इंडेक्स इज लाइक अ थर्मोमीटर इन द इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप। वो आपको ये बताता है कि इस समय मार्केट में कितना पैनिक है। अच्छा। वॉलेटिलिटी इंडेक्स हाई वॉलेटिलिटी बताता है, और हाई वॉलेटिलिटी तब होती है जब लोग फ्यूचर को लेके पेसिमिस्टिक होते हैं और वो एग्जिट करते हैं और वो कन्विंस नहीं होते। तो जब भी वॉलेटिलिटी इंडेक्स 15 और 25 के बियॉन्ड जाता है, वो ये दर्शाता है कि पैनिक है, देयर इज़ नो कॉन्फिडेंस इन द मार्केट। और अगर वो 15 के नीचे होता है, वो ये दर्शाता है कि आप बहुत बुलिश हैं, आपको लगता है हमेशा आप पैसा बनाते रहेंगे। तो ये जो इंडेक्स है, ये आपका एक एनर्जी इंडेक्स है जो ये बता रहा है कि घबराहट है, लेकिन आपके पास डेटा है जो ये बता रहा है कि ये टाइम है पैसे लगाने का। तो आप इसको देख के डिसीजन ना लें, लेकिन आप उन डेटा के पॉइंट्स को देख के डिसीजन लीजिए कि आप अब बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पे हैं और अब आप पैसे बनाने के लिए पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। इससे मुझे एक चीज और समझ में आई, क्योंकि ये इंडेक्स 25 क्रॉस कर चुका है, मतलब मार्केट में घबराहट है, और इस मार्केट में वही इस समय घुसा हुआ है जो मेरा दर्शक भी है, तो मतलब उसके अंदर भी घबराहट है। ये वही लोग हैं ना जैसे इस समय आपको देख रहे हैं और वही इस ग्राफ में भी दिखाई दे रहा है। तो मतलब मेरा व्यूवर जो आपको देख रहा है उसके मन में घबराहट है, लेकिन क्योंकि आपने डेटा बता दिया है सर, तो अब मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि वो घबराहट शायद धीमे धीमे निकलना शुरू होगी। ये 25 से शायद 22 आए, 20 आए,
15 आए जी उसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जी। कोशिश हमारी कामयाब हो, जी हम वही चाहते हैं। हाँ, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी सिग्नल्स आपको मिलेंगे एज एन इन्वेस्टर। आपको वॉर की न्यूज़ मिलेगी हाँ। जो घबराहट बढ़ाएगी, विक्स का नंबर हाई मिलेगा जो आपकी एंग्जाइटी और घबराहट बढ़ाएगा, लेकिन आपको अट्रैक्टिव वैल्यूएशन का डेटा भी मिलेगा जो ये बताएगा कि निफ्टी इस समय बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पे, जो ये बताएगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप भी थोड़े से अट्रैक्टिव हो गए, उतना नहीं जितना लार्ज कैप इंडेक्स है, जो ये बताते हैं कि इस समय जो भी फॉलिंग मार्केट है अब ये रिबाउंड करेगा क्योंकि 4 महीने का कंसेक्यूटिव फॉल आ गया है। तो ये जो मिक्स्ड सिग्नल्स आते हैं, जो कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आते हैं, इसमें सिर्फ एक चीज़ आपको आपको आपके मकसद तक लेके जाएगी, वो है आपका कन्विक्शन और आपका कॉन्फिडेंस इन द मार्केट। अगर आप एक सीजन्ड इन्वेस्टर हैं, आपने ये साइकिल्स पहले भी देखी हैं, तो आपको पता है कि ये सब टेम्पररी है, 4-6 महीने में चला जाएगा। अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो आपकी एंग्जाइटी रहेगी, तो उनको मैं बोलूँगा मार्केट्स में पैसे ना लगाएं, पहले कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, तब तक पैसा फिक्स डिपॉजिट में रख लीजिए, और जब कॉन्फिडेंस आ जाए तब आप ठीक वापस में मार्केट में इन्वेस्ट कर लीजिए। अब एक चीज मैं और जानना चाहती हूँ कि ये विक्स इंडेक्स में देखती रहूं हमेशा, और आपने कहा 15 के नीचे ये जब जब होता है तो इसका मतलब मार्केट बुलिश रहता है। तो क्या इस इंडिकेशन के साथ और इस इंडेक्स को चेक करके मैं जब ये पाऊं कि मार्केट अभी बुलिश है, ये इंडेक्स 12 बता रहा है, 13 बता रहा है, 14 बता रहा है, तो क्या मैं अच्छा पैसा इन्वेस्ट कर सकती हूँ? तो मैं आपको एक करेक्शन करूँगा, ये जो इंडेक्स है ना, ये जो हम देख रहे हैं, ये आपको सेंटिमेंट दिखाता है, इसके बेसिस पे आपको डिसीजन नहीं लेने हैं। अच्छा, ये आपको सिर्फ मुझे लगा कुछ मिल गया मुझे। नहीं, जो आपको जो मिलना था वो मैंने पहले कवर कर लिया कि हम बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आ गए हैं, निफ्टी के एवरेज जो चल रहा है उसके आसपास आ गए हैं, और हमारे पास 4 महीने का कंसेक्यूटिव फॉल आ गया है, अब रिकवरी है, अब यू टर्न होगा। ये है विक्स जो है, ये आपका सेंटिमेंट इंडिकेटर है, ये दर्शाता है कि इन्वेस्टर इस समय क्या सोच रहा है। तो जो इस समय घबराया हुआ है वो हमें ये बता रहा है कि लोग घबराए हुए हैं, वो शायद नहीं टिकेंगे लॉन्ग टर्म और वो पैसा निकाल देंगे। जब ये 15 से नीचे जाएगा तो हमें ये बताएगा कि लोग ओवर कॉन्फिडेंट है मार्केट को लेके, चाहे वो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गई हो, अनरीजनेबल हो, और वो ये बताएगा कि इन्वेस्टर इन जनरल इज ओवर कॉन्फिडेंट और वो पैसा लगाता रहेगा। उस वक्त आपको शायद पैसे लगाने नहीं है। तो ये इन्वेस्टर के सेंटिमेंट का इंडिकेटर है, न कि मार्केट वैल्यूएशन का या इस बात का कि मार्केट अब अट्रैक्टिव है या नहीं। अब मुझे ये तो मालूम चल गया कि मार्केट अट्रैक्टिव प्राइस पे है, जी। लेकिन मुझे अब क्या करना है वो आप मुझे बताएं, और खासकर ये भी कि मैं तो हमेशा गलती स्टॉक सेलेक्ट करती हूँ, गलत जगह ही पैसा डालती हूँ। वो चाहे सिप करने वाले हैं तो वो भी बेहतर बताएंगे, क्योंकि अभी भी जो हम डेटा देख रहे हैं सर, तो वो ये बता रहा है कि मार्केट में मात्र 13% स्टॉक अभी ऊपर हैं और बाकी सब गिरे हुए हैं। बिल्कुल। अब सवार सब यही 13% पे होना चाहते हैं कि भैया जो ऊपर वाला है वही हमें भी मिल जाए। तो अब मुझे ये तो समझ में आ गया कि मार्केट में अट्रैक्टिव प्राइस है, लेकिन मुझे कहाँ लगाना है और कैसे आगे बढ़ना है, फिर वो बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई विल स्टार्ट विद पुटिंग 2 or 3 फंडामेंटल रूल्स जो वॉरेन बफेट ने बोला है। 2 रूल, पहला सेफ्टी ऑफ कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा रूल नंबर 1 को ना भूलें। अच्छा, हाँ। राइट, तो आपका सेफ्टी ऑफ कैपिटल, इट्स अ हार्ड अर्न मनी। हम सब लोगों ने बहुत मेहनत करके अपने देश को यहाँ तक पहुँचाया, तो हम पैसे से जुआ नहीं खेलना चाहते, हम पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और अगर हमारे पास कैपेसिटी है तो हम पैसे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो सेफ्टी ऑफ कैपिटल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उसमें टैक्स एफिशिएंसी उसके बाद नेक्स्ट ज़रूरी है। तीसरा पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर मैंने ये तीनों चीज़ें मिला ली तो मुझे वेल्दी बनने से कोई नहीं रोक सकता। राइट, तो अब मैं पैसा कहाँ लगाऊं और कितना लगाऊं और कैसे लगाऊं? सिंपल, आपने इसमें जो आपका ड्राइविंग फिलॉसफी है, इन्वेस्टिंग फिलॉसफी, भी होना चाहिए एसेट एलोकेशन, कि अगर मेरे पास 100 रुपये है ना, मैं 80 रुपये इक्विटी कैपिटल मार्केट्स में रखना चाहती हूँ, 10 रुपये गोल्ड एंड सिल्वर में, या 10 रुपये फिक्स्ड इनकम पे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सबको ऐसा करना चाहिए, सबका अपना अपना एक टेम्परामेंट है। तो क्योंकि सबके पास इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस अलग है, सबके पास होराइजन अलग है। अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है, मतलब 7 साल से ज़्यादा, तो आप अपने 100 रुपये हमेशा कैसे बना के इन्वेस्टेड रखना चाहते हैं, तो आप डिसाइड कीजिए। आपको 15% गोल्ड एंड सिल्वर रखना है, 15% फिक्स्ड इनकम रखना है, और 70% इक्विटी रखना है, या आपको इसके अलावा कोई और रेशियो रखना है। तो आपको चेंज कब करना है? चेंज
वॉर की वजह से नहीं करना, चेंज मार्केट की अट्रैक्टिव वैल्यूएशन की वजह से नहीं करना। चेंज तब करना है जब भी आपके ये रूल में इक्विटी अगर 70% से घट के 55% हो जाए तो इक्विटी को टॉप अप कीजिए। फिक्स्ड इनकम 10% से बढ़ के 15 हो जाए तो फिक्स्ड इनकम को सेल कर दीजिए। गोल्ड एंड सिल्वर 15% से कम हो जाए तो गोल्ड एंड सिल्वर को टॉप अप कीजिए। तो आप अपने एसेट एलोकेशन के हिसाब से डिसीजन लीजिए और विद इन इक्विटी आपको स्टॉक्स में लगाना है कि म्यूचुअल फंड में लगाना है, कौन से लार्ज कैप में, फ्लेक्सी कैप में, मिड कैप में, वो डिसीजन आप अपने एक किसी प्रोफेशनल के साथ कंसल्ट करके वो लीजिए और अपने इस रूल को बरकरार रखिए। उसमें आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे कि क्या खरीदना है, क्या बेचना है। स्टॉक्स में मुझे लगता है कि स्टॉक्स में स्टडी बहुत करनी पड़ती है। स्टॉक्स में आपकी टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपको अप्लाई करना पड़ते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो स्टॉक्स लगाइए, वरना ये सारे डिसीजन फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दीजिए और आप बहुत अच्छे इंडेक्स या एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स लीजिए, गोल्ड एंड सिल्वर ETF फॉर्म में लीजिए, फिक्स्ड इनकम डेट फंड में या फिक्स्ड डिपॉजिट में लगाइए और एक फिक्स एलोकेशन के साथ अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को रिव्यू करते रहिए और चेंज करते रहिए बेस्ड ऑन मार्केट विच इज गेटिंग चेंज बेस्ड ऑन द वॉर सिचुएशन। लेकिन मेरा व्यूवर तो आपको इसलिए सुन रहा है क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं जी। और आपके बताने से मैं कहीं अगर निवेश कर पाऊं जी। तो आपका फेवरेट क्या है? ये मैं फिर से डिस्क्लेमर दे दूं, हम हर बार देते हैं कि ये मैं अमित सर से इसलिए नहीं पूछ रही हूँ कि बस उन्होंने बताया और आपने पैसा लगा दिया। ये बस एक तरह से मैं कह सकती हूँ हम रोड मैप देने की कोशिश करते हैं। मैं वजह के साथ समझना चाहती हूँ सर कि अगर आप किसी फंड में आप ये कह रहे हैं कि ये अच्छा आगे कर सकता है तो क्यों, उसके पीछे वजह क्या है और क्या भविष्य आप देख रहे हैं? देखिए, सिंपल है। अगर किसी के पास 100 रुपए हैं जो आज इन्वेस्ट करना चाहता है और हमारे पास थैंकफुली पिछले 4 महीने का इतना इंटरेस्टिंग डेटा है सिंस द पॉडकास्ट वी स्टार्टेड डूइंग इन दिसंबर, उस डेटा से ही हमको समझ में आ गया है कि किसी भी एक चीज़ का एक्सेस होना हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो हमको मिक्स्ड बैग रखना है। हमने गोल्ड एंड सिल्वर में भी देखा, लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर के दोनों के बीच में मुझे गोल्ड ज़्यादा रिलायबल लगता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल बैंक्स, जो डिफरेंट कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक्स हैं, वो गोल्ड एक्यूमुलेट करते हैं। वो गोल्ड क्यों एक्यूमुलेट करते हैं? क्योंकि वो अगर इंडिया से कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं ना, तो या तो वो डॉलर में करना चाहते हैं या गोल्ड में करना चाहते हैं, वो इंडियन रुपी में नहीं करना चाहते। तो गोल्ड का एक सिग्निफिकेंस है, इसलिए हमें गोल्ड रखना पोर्टफोलियो में बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर ऑफ रेजिलियंस और हेजिंग देता है। सिल्वर थोड़ा सा रिटर्न किकर दे देता है क्योंकि सिल्वर में हमने बहुत उछाल देखा है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं तो आप मिड कैप, फ्लेक्सी कैप फंड्स रख सकते हैं, लार्ज कैप इंडेक्स रख सकते हैं। मेरा सजेशन ये है कि आप, अगर आपके पास अच्छा होराइजन है और थोड़ा सा इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस है, तो 50% इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी एलोकेशन रखिए, 15 से 20% गोल्ड एंड सिल्वर का एलोकेशन रखिए, बाकी लार्ज कैप इंडेक्स फंड रखिए। और अगर आप थोड़े घबराए हुए इन्वेस्टर हैं तो आप मिड कैप और फ्लेक्सी कैप की जगह हाइब्रिड फंड्स रखिए, जहाँ पे फंड मैनेजर मार्केट के बेसिस पे फिक्स्ड इनकम और इक्विटी एलोकेशन बना के रखता है। डायरेक्ट स्टॉक्स में किसी को भी रेकमेंड नहीं करता। ऐसे समय में जब फॉरेन इन्वेस्टर भी भारत से पैसा निकाल रहे हैं, पीछे तो हमने डेटा देखा, तो इसका मतलब उनका ट्रस्ट भी थोड़ा हमारे मार्केट पर डगमगाया हुआ है। तो जब FII पैसे बाहर निकाल रहा है तो रिटेल इन्वेस्टर फिर क्या करे? उसको तो लगता है कि भैया वो पैसे निकाल रहे हैं तो हम भी निकाल लें पैसा बाहर। और वैसे भी फॉरेन इन्वेस्टर जब निकालता है सर तो मार्केट तो डाउन होता है जी। तो जो वो कर रहे हैं वो हम ना करें जी। गुड पॉइंट। सितंबर 21 में अगर आपका कोई पोर्टफोलियो US डॉलर टर्म्स में X था, तो आज 5.5 साल के बाद या 4.5 साल के बाद, जो भी है, सितंबर 21 से लेके आज तक जो भी पीरियड है, उस इन्वेस्टर ने जिसने US डॉलर में इंडिया में पैसा लगाया था कुछ नहीं कमाया, उसने कुछ भी नहीं कमाया। अब इसके दो पहलू हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव, अगर आपने डॉलर में इन्वेस्टमेंट की थी इंडिया में, आपने कुछ नहीं कमाया, बैड न्यूज़, इंडिया में आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन उसका प्राइमरी रीज़न क्या था? डॉलर के अगेंस्ट इंडियन रुपी इतना डिप्रिशिएट कर गया कि अगर मार्केट ने रिटर्न दिया भी तो डॉलर का रुपी डिप्रिसिएशन उस रिटर्न को खा गया, ख़त्म हो गई बात। अब इस चीज़ का पॉजिटिव न्यूज़ क्या है कि अगर तब से लेके अब तक नहीं कमाया तो अब ये अच्छा एंट्री पॉइंट है एक डॉलर डिनोमिनेटेड इन्वेस्टर के लिए। तो ये एंट्री पॉइंट है। लेकिन हम खुद को डॉलर डिनोमिनेटेड पोर्टफोलियो में क्यों असेस करें? हम तो इंडिया में रहते हैं ना।
हमारे लिए तो इंडियन रुपी में जो भी पैसा बन रहा है वो मैटर करता है। डॉलर डिनोमिनेटेड पोर्टफोलियो तब मैटर करता है जब आपका कोई ऐसा गोल है जिसके लिए आपको किसी चीज़ के लिए पैसा डॉलर्स में चाहिए। जैसे आपके बच्चे का एजुकेशन, आप उसको बाहर भेजना चाहते हैं, या आप खुद बाहर रहना चाहते हैं, या आप खुद बहुत फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करना चाहते हैं क्योंकि मुझे वेकेशन और मुझे ट्रैवलिंग का शौक़ है। तो ये 3-4 गोल होते हैं, तब आपको डॉलर डिनोमिनेटेड पोर्टफोलियो रखना पड़ता है। अदरवाइज़ कोई रीज़न नहीं है डॉलर डिनोमिनेटेड पोर्टफोलियो रखने का। अगर आप आईएनआर की लैंडस्केप में हैं तो आप आईएनआर में सोचिए और ये देखते रहिए कि मार्केट कैसे ऊपर नीचे जा रहा है और आप अपने कैसे एक एलोकेशन को मेंटेन कर रहे हैं। मैंने पीछे बहुत सी रिपोर्ट्स पढ़ी जिनमें ये कहा गया है, एक नहीं अनेकों है, इसलिए नाम में क्या ही लूं, कि अगर क्रूड ऑयल ऐसे ही लगातार बढ़ता रहा और $100 प्लस भी अगर रहा तो भी हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, तो भी शायद हम मंदी की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। बहुत लंबा अगर ये रहता है तो शुरुआत अमेरिका से होगी, रिपोर्ट्स ये कह रही हैं, यूरोप, और फिर उसके बाद भारत तक भी मंदी जरूर आएगी। तो मैं अगर ये मान के चलूं कि ये वॉर लाइक सिचुएशन अगर थमती भी है पर ट्रम्प साहब फिर कहीं और हमला कर देते हैं और क्रूड ऑयल ऐसे ही बढ़ता रहता है, तो क्या हम जितनी बात कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगी? इसके लिए मैं अपने ऑडियंस का अटेंशन इस बात पे लेके लाना चाहता हूँ कि हमने इस क्राइसिस को कैसे टैकल किया है। हमारे पास जो रिजर्व्स हैं, बहुत अच्छे रिजर्व्स हैं। वो रिजर्व्स इतने हैं कि हमारे पास आई थिंक 12 से 15 महीने का कंटिजेंसी फंड है। और जब मैं हमारे पास बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने और आरबीआई ने बहुत अच्छे से हमारी लिक्विडिटी को बना के रखा है डॉलर टर्म्स में। आप देखिए, क्रूड 120, 125, 130 जितना भी हुआ, उसको पास ऑन नहीं किया आपको और मुझे। हम तो आज भी उतने का ही पेट्रोल खरीद रहे हैं जितना दिसंबर में खरीद रहे थे, पर उन्होंने एक्साइज कम कर दिया, उन्होंने इस शॉक को एब्जॉर्ब कर लिया, राइट। तो इतनी काबिलियत जो हमारी कंपनी की पॉलिटिकल लीडरशिप ने बनाई है, आई थिंक हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वी आर इन सेफ हैंड्स, जैसे मैंने शुरू में बोल रहा था। और जो रिलेशनशिप, डिप्लोमेटिक टाइज हैं, आप देखिए हमारे शिप्स नहीं रुके, हम लोगों ने फिर भी अपना रास्ता बना के रखा हुआ है और ओपन रखा हुआ है। ये एक डिप्लोमेसी का बहुत अच्छा उदाहरण है जो हमने इस क्राइसिस को जैसे हैंडल किया है। मुझे नहीं लगता कि हमारी सिचुएशन ख़राब होगी, मुझे लगता है कि हमारी सिचुएशन अच्छी रहेगी और इम्प्रूव करेगी, क्योंकि ये जो है ये एक नैरेटिव है ग्लोबल टेंशन का जो लोगों में घबराहट दे रहा है। लेकिन फंडामेंटली इकोनॉमिकली हम लोग काफ़ी सुरक्षित हैं और काफ़ी सेफ़ हैं। एंड आई होप कि हम इस सेफ्टी लेवल को और अच्छे करेंगे, क्योंकि हर एक एक्सीडेंट आपको कुछ नया लेसन तो सिखाता ही है। तो ये वॉर एक एक्सीडेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए जो हमको लेसन सिखा चुका है। एंड आई एम श्योर हम अच्छे रास्ते पे हैं। नहीं, ये आपने बहुत सही बात कही सर, और मैं अपने व्यूवर की भी राय जानना चाहती हूँ, आप मुझे कमेंट्स करके बताइए